Hello and greetings to all the dear aspirants. This is कुलदीप सिंह. Welcome back to the channel. So I hope आप लोग हाउ टू सीरीज को फॉलो कर रहे हैं HPS 2025 के लिए. सो गाइज पिछले कुछ सेशंस में मैंने काफ़ी सारी बातें करी हैं. मैंने आपको बुक लिस्ट के बारे में बात करी थी. मैंने उसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लिया था, दैट इज़ हाउ टू प्रिपेयर, हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन. और उसमें मैंने बेसिकली आपको मंथ वाइज प्लान और एक स्ट्रेटजी जो एक्शन प्लान है वो दोनों चीज़ें देने की कोशिश करी थी. आज एक सेशन जो है मैं लेने वाला हूं कि आप किस तरह से उस एक्शन प्लान को फॉलो करके अपने जीएस के पर्टिकुलर मॉड्यूल्स को इफेक्टिवली कवर कर सकते हो. ठीक है जी. वहां पे मैंने आपको जस्ट बताया था कि भी जीएस के जो मॉड्यूल्स हैं उनको आपने कवर करना है इस टाइमलाइन के अंदर. बट कैसे कवर करना है उन जीएस सब्जेक्ट्स को वो नहीं बताया था. तो आज ये सेशन जो है वो इसी चीज़ के ऊपर रहेगा कि किस तरह से आप अपने जीएस के सिलेबस को एस कर सकते हो, किस तरह से आप अपने जीएस के पर्टिकुलर मॉड्यूल को बहुत इफेक्टिवली पढ़ सकते हो, ना सिर्फ प्री के लिए बट मेंस के लिए भी, और किस तरह से उसे ज़्यादा देर तक रिटेन करके रख सकते हो. तो चलिए सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं. सेशन को अगेन वही एडवाइस रहेगी कि आपने एंड तक देखना है. एंड स्टार्ट करने से पहले मैंने बताया था आपको कि भी आगे मैं काफ़ी ज़्यादा जो है जो भी आपको मतलब पीडीएफ्स बताऊंगा वो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, तो डाउनलोड करके रख लेना. अगर आप इस पीडीएफ को चाहते हो एप्लीकेशन में, इस सेशन की पीडीएफ चाहते हो तो टेलीग्राम में मिल जाएगी. एंड हम लोगों ने अपना एक बैच भी स्टार्ट किया हुआ है, तो अगर आप चाहते हो कि हमारे साथ बैठ के प्रिपरेशन करना है तो इसकी जो डेमो क्लासेज हैं और इसकी क्लासेज है वो चल पड़ी हैं, आप इसको अभी भी एनरोल कर सकते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग. फटाफट से हम लोग देखते हैं क्या स्टेप्स जरूरी हैं हम लोगों ने जीएस पर्टिकुलर कोई भी जीएस का जो मॉड्यूल है उसको कवर करने के लिए. ठीक है. ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस कि आप जब भी कोई जीएस का सब्जेक्ट चूज करोगे तो उसके ऊपर आपका एक एक्शन प्लान होना चाहिए, एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है जी. कोई भी जीएस का सब्जेक्ट ले लो आप. लेटेस्ट से अगर हम लोग हिस्ट्री की बात कर ले तो हिस्ट्री बहुत वास्ट है. ठीक है जी. लोग पीएचडी करते हैं हिस्ट्री के अंदर, हिस्ट्री के पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर, पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन छुपी हुई होती है. तो हम लोग को हर चीज़ नहीं पढ़नी है. हम लोग को ये फोकस करना है कि हम लोग उसी चीज़ को पढ़ें जो कि रेलिवेंट है, जो हमारे एग्जाम में आ सकती है. आ तो वैसे कुछ भी सकता है बट अगेन हम लोग उन चीज़ को फोकस करते हैं जहाँ से आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो मैक्सिमम रहती है. ठीक है कि नहीं. सो कुछ भी नहीं पढ़ना है जीएस में. अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ, पॉलिटी की बात करूँ, इकोनॉमी की बात करूँ, तो ऐसा नहीं कि सब कुछ ही पढ़ डाला है. वी हैव टू बी वेरी वेरी आप कह सकते हो कि भाई हम लोग को स्ट्रेटेजिक चलना होता है और हमको कॉस्ट टू बेनिफिट एनालिसिस, जिसको मैं बार बार बात कर रहा हूँ, इसके ऊपर फोकस करना होता है. ठीक है जी. वही चीज़ पढ़नी है जिसका आने का चांसेस मैक्सिमम है. ठीक है. तो उसे कैसे एश्योर करोगे? पहले जीएस को स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना है, हम लोगों को अपने एग्जाम को समझने की कोशिश करनी है. सो अगर यहाँ पे हम लोग एचएस की बात करें तो हमारा जो ब्रॉड पैटर्न है वो एचपीपीएससी का निकल के आएगा. आप कोई भी पर्टिकुलर जीएस सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, जैसे मैंने वो प्लान दिया था उस हिसाब से, वहाँ पे सबसे पहले जब आप जीएस सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे आप दो इंपॉर्टेंट चीज़ें देखिए कि भाई किस तरह से सिलेबस निकल के आया है, क्या सिलेबस में लिखा हुआ है उस पर्टिकुलर जीएस मॉड्यूल के ऊपर, एंड किस तरह का ट्रेंड्स आपको देखने को मिल रहे हैं. ठीक है. जैसे हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो हिस्ट्री में हम लोग 1857 के बाद की मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बात करी हुई है. बट हम लोग जब क्वेश्चंस देखते हैं ट्रेंड एनालिसिस में तो हम लोग देखते हैं कि 1757 के बाद के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं. ठीक है जी. तो इस तरह से आपको अंडरस्टैंड करना है एचपीपीएससी के. आप सिलेबस को चेक करिए. सिलेबस को बाद चेक करने के बाद आप पिछले सालों के ट्रेंड्स को देखिए. वो ट्रेंड्स मैंने सेशन में बहुत बारी लिए हुए हैं. आप वहाँ पे अगर चेक करोगे चैनल में आपको मिल भी जाएंगे. तो मैं यहाँ पे एक आपको एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूँ. लेट अस टेक अ सब्जेक्ट ऑफ ज्योग्राफी. ठीक है कि नहीं. ज्योग्राफी क्यों लिया? बिकॉज ज्योग्राफी का वेटेज जो है कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है. 26, 30, ऑलमोस्ट 33 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं. तो अगर मैं आपको यहाँ पे ज्योग्राफी की बात करूँ तो ज्योग्राफी में जब हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग उसका बेसिकली सिलेबस देखते हैं. जैसे कि सिलेबस में मैं क्या बात कर रही है, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, ये बात कर रखी है प्रीलिम्स के लिए. ठीक है जी. सिमिलरली मेंस में भी जो है इसी चीज़ को हाईलाइट किया गया, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड बेसिकली ज्योग्राफी ऑफ इंडिया को हाईलाइट किया गया. तो वहाँ पे ज्योग्राफी, इंडिया की ज्योग्राफी से जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं. ठीक है जी. प्री में जो है आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी तीनों है. हाउएवर मेंस में आपको जो है सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी देखने को मिलती है. ठीक है जी. दूसरा आप यहाँ पे देखिए ट्रेंड देखिए. ट्रेंड को देख सकते हैं. तो आप ट्रेंड को देखिए कितना राइजिंग ट्रेंड है. ऑलमोस्ट 33 क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी इन्वायरमेंट वाले पोर्शन से निकल के आ रहे हैं. सो अगेन बिकम्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एरिया. और अगर आप इन क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे, जो कि मैंने पिछली वीडियोस में करी भी हुई हैं, अगर आप इन क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि भाई कुछ एक इंपॉर्टेंट एरियाज निकल के आते हैं. जैसे कि फिजिकल ज्योग्राफी में आपके जो जो आपका एटमॉस्फेयर रिलेटेड जो स्टडी है. ठीक है जी. देन उसके बाद आपका ओशियनोग्राफी हो गई आपकी. इस तरह के वर्ल्ड क्लाइमेटिक जोन्स हैं या वर्ल्ड के फिजिकल ज्योग्राफिक फीचर्स हैं,
इवन इंडियन ज्योग्राफी में आपको इंडियन फिजियोग्राफी है, इस तरह के टॉपिक्स निकल के आ रहे हैं जहाँ से बार बार रेपिटेटिवली क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है जी। तो आपको यहाँ से क्या पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि कौन से एरियाज जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, किन एरियाज के ऊपर हमें एम्फोसिस करना है, ठीक है जी। बहुत सारे और भी एरियाज आते हैं ज्योग्राफी में, जैसे हम कॉस्मोलॉजी को पढ़ते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी में बहुत डीपली चल जाते हैं, तो उन चीज़ों में जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमें क्वेश्चन उस तरह के नहीं पूछे जा रहे हैं, ठीक है कि नहीं। सो आप ट्रेंड एनालिसिस करिए, आप सिलेबस को पढ़िए और उस हिसाब से जो है आप कोई भी जीएस मॉड्यूल को पहले स्टार्ट करेंगे। आगे सेकंड स्टेप जो अपने को जरूरी होता है वहां पे होता है दैट इज बेसिकली क्या स्ट्रेटजी या क्या हमारा एक्शन प्लान बनेगा, ठीक है जी। व्हाट शुड बी आवर कोर स्ट्रेटजी एंड व्हाट शुड बी आवर एक्शन प्लान, ठीक है जी। अब एक बार आपने सिलेबस ट्रेंड देख लिया, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम लोग यहाँ पे स्ट्रेटजी बनाते हैं, ठीक है जी। स्ट्रेटजी बेसिकली इसमें क्या होगी, कहाँ से आपके क्या सोर्सेज रहने वाले हैं, ठीक है। सोर्सेज में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जैसे एनसीईआरटी 11th एंड 12th है, इसका कॉस्ट टू बेनिफिट एनालिसिस बहुत अच्छा है, तो हम लोग 11th और 12th की एनसीईआरटीज को पढ़ेंगे। प्लस हम लोग यहाँ पे एक रेफरेंस बुक लिखेंगे कॉल्ड एज जीसी लियोंग। जीसी लियोंग में फिजिकल ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी काफी अच्छे दे रखी है, स्पेशली वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी एंड क्लाइमेटिक जो जोन्स है वो अच्छे दे रखे हैं, तो वो हम लोग वहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। इससे क्या है, हमारा मेजोरिटी ऑफ द सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। साथ में जो है हम लोग ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस रखेंगे यहाँ पे। ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट एटलस जो है वो जरूरी क्यों है, बिकॉज अगेन जो एक ऑब्जर्वेशनल अंडरस्टैंडिंग है वो तभी बनेंगे जब आप बार बार मैप्स देखोगे, ठीक है जी। इससे आपकी मेमोरी में ज्यादा देर तक इन्फॉर्मेशन भी रहने वाली है, ठीक है कि नहीं। ये चीज देखने के बाद कि क्या सोर्सेज रहने वाले हैं, फिर हमारा तीसरा स्टेप होगा वो है एक्शन प्लान बनाना, ठीक है जी। एक्शन प्लान भी आपका जो है अगेन ट्रेंड एनालिसिस से, आपका सिलेबस का पोर्शन, आपके बुक सोर्सेज वहां से निकल के आएगा। आप एक्शन प्लान किस तरह से बनाएंगे, लेटेस्ट से हमने एक्शन प्लान बनाया कि भाई हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, बिकॉज फिजिकल ज्योग्राफी में आपको कंसेप्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है जी। तो आप पहले जो है कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेके आने की कोशिश करेंगे। लेटेस्ट से पहले आप जो है एयर सर्कुलेशन या सिंपली जो आप हम एटमॉस्फेयर टॉपिक या एटमॉस्फेयर कंसेप्ट है वो पढ़ लेते हैं, ठीक है जी। हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी के कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, हम लोग देन ओशियनोग्राफी के कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हम वर्ल्ड क्लाइमेटिक जोन्स में जाते हैं या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी में जाते हैं, तो उसमें वर्ल्ड क्लाइमेटिक जोन्स पढ़ेंगे, वर्ल्ड की फिजियोग्राफिक डिविजन पढ़ेंगे। उसके बाद हम इंडियन ज्योग्राफी की तरफ जाएंगे। इंडियन ज्योग्राफी में इंडियन जियो फिजियोग्राफी हो गया, देन उसके बाद धीरे धीरे करके ड्रेनेज पैटर्न्स, सॉइल और ये सारे पैटर्न जो है वो हम लोग करेंगे, ठीक है। एक्शन प्लान हम लोगों का क्लियर होएगा। एक्शन प्लान के साथ हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सी बुक हम किस तरह से पढ़ने वाले हैं। जैसे कि सेम ज्योग्राफी का एग्जांपल लेता हूं, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं एनसीईआरटी जो है 11th एंड 12th की एनसीईआरटीज पढ़ूंगा, और 11th एंड 12th की एनसीईआरटीज पढ़ने के बाद जो है मैं क्या करूंगा, पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और देखूंगा कि कितना जो है यहाँ से निकल के आ रहा है। प्लस यहाँ पे जो है जीसी लियोंग के सिलेक्टेड टॉपिक्स जो है वो पढ़ने की कोशिश करूंगा, ताकि इसके ऊपर जो है और डिटेल में मैं जो भी मेरी इन्फॉर्मेशन है 11th और 12th के एनसीईआरटी को उसको मैं सप्लीमेंट कर सकूं इस पर्टिकुलर बुक के थ्रू, ठीक है कि नहीं। इस तरह से करने की कोशिश करेंगे और इस तरह से हम लोग देखेंगे कि हम लोग बेसिकली कितना हम लोग लाइक ज्योग्राफी से निकाल पा रहे हैं, ठीक है। आइडिया बेसिकली यही रहता है कि हमें ये नहीं होता कि हमें लेट से 10 क्वेश्चन आए तो इनमें 10 क्वेश्चन हमें आने चाहिए। हमारा आइडिया रफली इज टू गेट अराउंड 70 to 75% ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो अगर हम 10 में से जो है 7 क्वेश्चन भी कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है हमारी ज्योग्राफी की तैयारी जो है काफी अच्छे से हो रही है। इसके ऊपर आपको कुछ और चीज ध्यान देनी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि भाई आपको रेगुलर असेसमेंट लेना है, ठीक है। जैसे मैं पीछे बता रहा हूँ कि आप जो भी टॉपिक्स कर रहे हो, जो भी एरियाज कवर कर रहे हो, जो भी आपने एक्शन प्लान बनाया है, उसके अंदर आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करनी है, रेगुलर असेसमेंट लेनी है। असेसमेंट का मतलब क्या है कि आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करो। आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करोगे तो आप देख पाओगे कि भाई जो इन्फॉर्मेशन मैंने जो पढ़ी थी क्या वो मैं रिट्रीव कर पा रहा हूँ, क्या मेरे दिमाग में है भी। मैंने आपको जब बेसिकली इफेक्टिव स्टडी के बारे में डिस्कशन किया था तो मैंने वहां पे बताया भी था कि भाई आपको जो है एक्टिव एंड पैसिव लर्निंग दोनों साथ साथ में करनी है। पैसिव का मतलब है कि भाई आप रीड कर रहे हो, एक्टिव का मतलब है कि आप साथ साथ में एमसीक्यूज के थ्रू आप उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव भी कर रहे हो। तो रेगुलर असेसमेंट करना जरूरी है। इसी के लिए आप यहाँ पे क्या रख सकते हो, कोई भी एक एमसीक्यू की किताब रख सकते हो जहाँ पे ज्योग्राफी के बहुत सारे एमसीक्यूज मिल जाए। जैसे अरिहंत की किताब आती है, आई थिंक उसमें 6000 प्लस एमसीक्यूज दे रखे हैं ज्योग्राफी के, आप इसको ले सकते हैं। कोई भी आप इस तरह का मैनुअल ले सकते हैं जहाँ पे पीवाईक्यूज ज्योग्राफी के मिल जाते हैं, तो उनको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। देन एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू सॉल्व करना, उसमें पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करना है।
तब आपको आइडिया रहे कि आप जो पढ़ रहे हो वो रिलेवेंट है कि नहीं, या जो आपने बेसिकली जो कवर किया है उसमें से कौन सी चीज़ छूट गई है, वो आपको तब पता चलेगी जब आप PYQs कवर करोगे, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि भाई कौन से एरियाज अभी भी लैकिंग है या कौन से एरियाज में से अभी भी तैयारी करने की जरूरत है। ठीक है, तब हम लोग एडवांस कोई बुक या एडवांस कोई रेफरेंस किताब देख सकते हैं। लेटेस्ट से ज्योग्राफी की अगर बात करें तो GC लोगों के अलावा NCERT के अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग लेटेस्ट से थोड़ा बहुत जो है माजिद हुसैन से थोड़ा बहुत खुल्लर से एरियाज को निकाल सकते हैं जहां से आपको लग रहा है कि क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है जी, आइडिया रूल ऑफ थंब जो है वो यही है कि कोई भी एक सब्जेक्ट पे अगर आप 1000 के आसपास में MCQs कर जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि भाई MCQs उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग MCQs में कोई डर आपके अंदर रह जाएगा। हर तरह के क्वेश्चन को आप टैकल कर चुके होंगे। बट ये 1000 MCQs जो है दे शुड बी कमिंग फ्रॉम अ गुड सोर्स। ठीक है, अगेन इसके लिए सोर्स इंपॉर्टेंट है। आप मेरी एडवाइस मानेंगे, एक प्रो टिप देता हूँ, तो आप जाइए किसी जहाँ पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की किताबें मिलती हैं, आप वहाँ पे बुक शॉप में जाइए, वहाँ पे उनको जो है लाइक उनसे MCQs की कोई किताब देखिए, या जो आपके क्वेश्चन बैंक है उनको देखिए, ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन बैंक उठाइए, थोड़ी देर पढ़िए, वहाँ पे आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह क्वेश्चन दिए हैं, तो देन उसको आप वहाँ पे बाय कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं, आपको काफ़ी फायदा हो जाएगा। और जैसे कि टेस्ट सीरीज है, जैसे हम लोग की टेस्ट सीरीज है, बहुत सारी इस तरह की टेस्ट सीरीज होती है जिनमें कि बहुत सारे डिटेल में क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है जी, देन फुल लेंथ मॉक टेस्ट करने बहुत जरूरी है। ठीक है, एक बार आपका मॉड्यूल खत्म हो गया, लेटर से आपने सारा ज्योग्राफी पढ़ लिया, आपने इस तरह से टॉपिक वाइज भी आपने MCQs कर लिए अटेम्प्ट, उसके बाद जो है आपको क्या करना है, आपको फुल लेंथ टेस्ट जो है वो देने हैं। फुल लेंथ टेस्ट में क्या होता है, आप पूरा प्रॉपर 100 क्वेश्चंस का 2 घंटे बांध के जो है ज्योग्राफी का टेस्ट देना है। और इसमें आपको जो है एग्जाम लाइक पहले वाले में आप क्या कर रहे हो, सिर्फ MCQs प्रैक्टिस कर रहे हो, आप अपने दिमाग से इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर रहे हो। बट यहाँ पे जो है आपका एक और फैक्टर जुड़ जाएगा, वो है टाइम मैनेजमेंट। आपको 2 घंटे के अंदर 100 MCQs देखने भी है, उनमें से जो है सही MCQs करने भी है, और आपको एक स्टैंडर्ड एक्यूरेसी निकालनी भी है। तो आपका टाइम मैनेजमेंट भी यहाँ पे जो है बेसिकली कवर होना स्टार्ट हो जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट काम कर पाएंगे, वो है कि अपना जो सब्जेक्ट है उसकी एक्यूरेसी, उसका जो है एक्यूमेंट देख पाएंगे कि कितना अच्छे से मैं कर रहा हूँ। ठीक है कि नहीं, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। देन सिर्फ प्री की तैयारी नहीं करनी है, साथ साथ में मेंस की तैयारी भी करनी है। तो एक बारी जब आपका मॉड्यूल हो जाएगा, जब आपने एक बारी मॉड्यूल कवर कर लिया है GS का, तो आप क्या करेंगे, आप उन टॉपिक्स के ऊपर, उस टॉपिक्स के ऊपर आप आपके मेंस के क्वेश्चन देखेंगे। आप यहाँ भी PYQs के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। मेंस के क्वेश्चन देखिए किस तरह के क्वेश्चन ज्योग्राफी से निकल के आ रहे हैं, एंड इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, आपको क्लैरिटी होगा कि किस तरह के क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। ठीक है जी, एंड यहाँ पे आपका आंसर राइटिंग एक्यूमेन भी बनेगा। ठीक है जी, समझने की कोशिश करिए कि हर एक GS के आंसर, इवन इफ इट इज ज्योग्राफी और इवन इट इज द अदर सब्जेक्ट्स, आपको जो है एक बेंड एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का होना चाहिए। तो बेंड कब आएगा, जब वो आप आंसर राइटिंग करोगे, जब आप मॉड्यूल कवर कर रहे हो तो आप साथ साथ में आंसर राइटिंग करो, तो आपको वो वाला बेंड भी मिलेगा ज्योग्राफी का और या हिस्ट्री का या किसी भी ऐसे सब्जेक्ट की जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आंसर राइटिंग भी इंपॉर्टेंट है। अगेन रूल ऑफ थंब इज कि आप समवेयर अराउंड 50 to 100 आंसर्स जो है वो अटेम्प्ट करके देखिए, आपको मिले। PYQs में नहीं इतने मिलेंगे, बट आप जो है किसी अच्छी मेंस की, जैसे पुरानी टेस्ट सीरीज यूज़ कर सकते हैं, या आप जो है UPSC के कोई क्वेश्चन हैं PYQs वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आपको वहाँ पे आराम से 50 to 100 क्वेश्चन मिल जाएंगे, एंड दैट कैन हेल्प यू आउट गाइस। ठीक है जी, नेक्स्ट यहाँ पे एक बारी करने के बाद जो है आपका, देखो जनरली जो माइंड में इंफॉर्मेशन कैसे रहती है कि ये इंफॉर्मेशन ऐसी चीज़ है, जो हम GS पढ़ रहे हैं, जो हम लोग लाइक किताबें पढ़ते हैं, तो उसमें क्या है, लाइक माइंड को कोई माइंड उस इंफॉर्मेशन ज़्यादा रखता नहीं, बिकॉज उसके सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो क्या होगा, धीरे धीरे आपके दिमाग से ये इन्फॉर्मेशन निकलती रहेगी। ठीक है कि नहीं, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे लेयरिंग करनी है। लेयरिंग का मतलब बेसिकली इसकी आपको बार बार इंफॉर्मेशन को पढ़ना है आफ्टर अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, ताकि आप बेसिकली अपनी इस एक मेमोरी में इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का इम्प्रिंट छोड़ सके। ठीक है जी, वो कैसे करेंगे, वो करेंगे आप बार बार रेपिटेशन के थ्रू। ठीक है जी, रेपिटेशन कैसे करना है कि एक मॉड्यूल जो आपने कवर कर लिया है, मान लीजिए जैसे ज्योग्राफी आपने कवर कर लिया, तो आपको एग्जैक्टली 3 मंथ्स के बाद उसे एक फ्लैश रिवीजन देनी है।
ठीक है जी। 3 महीने के बाद जैसे ऐसे 4-5 दिन उसे रख लीजिए कि भाई ये 4-5 महीने मुझे जो है ज्योग्राफी को रिवाइज करना है, फ्लैश रिवीजन आपने देनी है। आप रिटेंशन इसमें बहुत सारी चीज़ें करेंगे। पहली बात आप ये भी चेक करेंगे कितनी रिटेंशन आप रख पा रहे हैं टॉपिक्स के अंदर, कौन से ऐसे टॉपिक थे जहाँ पे आपकी रिटेंशन बहुत अच्छी थी, कौन से ऐसे टॉपिक थे जहाँ पे आपकी रिटेंशन उतनी इंप्रूव्ड नहीं रही, ठीक है कि नहीं। जब आप ये क्वेश्चनिंग अपने आप से करेंगे तो आपको एक बेटर आइडिया लगेगा कि मुझे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को और इम्प्रूव करने के लिए क्या चीज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है जी। 3 महीने के बाद जो है एक बार इसको फिर दोबारा रिवाइज करना है। एंड देन जब आपका सारा जीएस का सब्जेक्ट हो जाएगा, सारा जीएस कवरेज हो गया है, सिलेबस कवरेज हो गया है, उसके बाद आपको एक और बारी जो है जीएस को या ज्योग्राफी को रिवाइज करना है, या कोई भी एक सब्जेक्ट है उसको रिवाइज करना है जो भी जीएस कर रहे हैं। एंड देन उसके बाद जो है आपको वहाँ पे फिर से एनालिसिस करना है कि कितने आपके या किस तरह के आपके वीक पॉइंट्स रहे हैं, ठीक है कि नहीं। जैसे कि आपको पता चलेगा कि भाई लेट अस से कि मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के टॉपिक्स को बहुत ज़्यादा रिटेन नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप वहाँ पे उसको एक बड़ी डबल रिवीजन दे दो। इस तरह से आप क्या कर पाओगे, आप एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से कवर कर पाओगे, ठीक है कि नहीं। सो दैट इज़ हाउ इट इज़ सपोज टू बी डन। ये ईजी मेथड नहीं है, देर इज़ नो ईजी मेथड इन सिविल सर्विस प्रिपरेशन। सो आपको इसी तरह से चलना है। अगर आप 3 बार इस तरह की रिवीजन एक साल में कर जाओगे तो आई एम श्योर आपका कोई भी जीएस का सब्जेक्ट ऐसा नहीं होगा जिसको आप ये कह सको कि ये मेरा वीक सब्जेक्ट है। दे विल ऑल बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड यू विल बी डेफिनेटली एबल टू गेट अराउंड 60 to 70% एक्यूरेसी। और आप देख ही रहे हो कि भाई 105, 110 में आपकी कट ऑफ जा रही है, तो आप वहाँ पे इजीली प्री के लिए कट ऑफ निकाल सकते हो एंड इवन मेंस में अच्छे आंसर राइटिंग कर सकते हो गाइस। सो दैट वाज दिस पर्टिकुलर सेशन ऑन हाउ टू कवर योर जीएस सब्जेक्ट इन एन इफेक्टिव मैनर। अगर आपको लगता है कि और कोई ऐसा टॉपिक रहेगा जिसमें मुझे और सेशन बनाने चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। आई लव टू रीड योर कमेंट्स एंड आई डायरेक्टली ट्राई कि भी आपके कमेंट्स को मैं आंसर कर सकूँ। एंड सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड